माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? कंपटीशन क्लासेस में फिर आपका एक बार स्वागत। मैं आपका मोहन सर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, मैं आपको पिछली वीडियो में वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों के बारे में बताया था और कहा था कि अन्य गैसों के बारे में अगली वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो मैंने बताया था कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है और तीसरे नंबर पर आर्गन होता है। आर्गन 0.93% अर्थात 0.93% वायुमंडल में आर्गन पाया जाता है। चौथे नंबर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है। CO2 जो है वह वायुमंडल में 0.036% पाया जाता है। अब इसी CO2 के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। CO2 गैस से क्या दुष्प्रभाव है वायुमंडल में। तो CO2 गैस प्रकृति ने जो बनाया है उसमें काम यह करता है कि सूरज से आने वाली विकिरणों का ये पारगम्य है, यानी सूरज से आने वाली विकिरण आसानी से धरती पर आ जाती है, लेकिन धरती से जो ऊष्मा का वायुमंडल में जाना होता है उसके लिए CO2 गैस अपारगम्य होती है, यानी वो जाने नहीं देती है। अब देखिए, जब हम प्रदूषण करते हैं, एक चीज और आपको हम क्लियर कर दें कि प्रकृति ने हमें एकदम संतुलित मात्रा में गैसों का प्रतिशत दिया है, अपने प्राणियों को एक तरह से गिफ्ट दिया है। अगर उन संतुलित गैसों को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो पर्यावरण में प्रदूषण होगा। सेम वही चीज CO2 के साथ लागू होता है। CO2 गैस जो है यह नियत मात्रा में थी। हम क्या कर रहे हैं, प्राणी क्या कर रहा है कि प्रदूषण पैदा करके वह CO2 की मात्रा को बढ़ा रहा है। और CO2 जो गैस होती है वो वायुमंडल में पाई जाने वाली जितनी भी गैसें हैं उसमें सबसे भारी होती है, इसलिए यह वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। लगभग 32 किलोमीटर दूरी तक वायुमंडल में यह होता है। अब देखिए, समस्या क्या पैदा होगा जब हम CO2 पैदा करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करेंगे, तो यह क्या होगी, एक लेयर बनाएगी वायुमंडल में। वायुमंडल के सबसे निचली परत में यह लेयर बना देगी। जब लेयर बनेगा तो सूरज से आने वाले विकिरण तो हमारे पास आएंगे, लेकिन इधर से धरती से रिफ्लेक्स होकर के वापस वायुमंडल में नहीं जाएंगे। आपको और आपकी भाषा में हम समझा दे रहे हैं कि सूरज से आने वाला ऊष्मा धरती पर तो आ रहा है, लेकिन वह जब रिफ्लेक्स होकर वापस जाएगा तो CO2 गैस की जो लेयर है वह उसको रोक देगी। जब रोकेगी तो फिर धरती को ट्रांसफर हो जाएगा, और धरती को जो जब ट्रांसफर हो जाएगा तो धरती का टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ेगा। अब कुछ वर्षों में यह धीरे धीरे पॉइंट में बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाएगा। तो जब ज्यादा हो जाएगा तो धरती गर्म हो जाएगी, और जब धरती गर्म होगी तो आप जानते हैं कि धरती पर क्या है, 2/3 भाग पानी और आइस है, बर्फ है, ग्लेशियर है, हिमालय है। तो जब बर्फ को टेम्परेचर मिलेगा तो बर्फ पिघलेगा, अब पिघल करके कहां आएगा, नदियों के माध्यम से समुद्रों में आएगा। यानी धरती को गर्म होना हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। यही ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व के लिए खतरा बना हुआ है, मानव से लेकर के हर जीव जंतुओं के लिए खतरा बना हुआ है। अगर इसी तरह प्रदूषण बढ़ता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी के साथ होगी और आने वाले प्राणियों के लिए संकट पैदा हो सकती है। अब देखिए, ये ग्लोबल वार्मिंग में क्या है कि जब धरती गर्म हो गई तो कुछ स्थानों पर सूखा पड़ेगा, सूखा से लोग प्रभावित हो जाएंगे। उसके बाद जहां ग्लेशियर है, हिमालय है, पिघल करके कहां आएगा, नदियों के माध्यम से समुद्र में जाएगा, तो नदियों में अचानक बाढ़ आएगी, और जब समुद्र में जाकर अचानक इतनी पानी पहुंचेगी तो समुद्र का लेयर ऊपर उठेगा। समुद्र के किनारे जितने भी देश हैं या शहर हैं वह डूब जाएंगे, उनके लिए खतरा पैदा हो रहा है। आइए हम बताते हैं कि देखिए कौन कौन देशों के लिए तत्काल खतरा पैदा हो रहा है। जब समुद्र का लेयर बढ़ेगा तो भारत में मुंबई,
कोचीन, विशाखापत्तनम, कोलकाता जैसे जगहों पर, शहरों का प्रभावित होंगे। यहाँ क्या है, समुद्र के किनारे हैं, समुद्र का लेयर होगा तो निश्चित है बाढ़ आएगी, वो पानी में डूब जाएंगे या उनका कुछ पोर्शन डूब जाएगा। देश में देखिए मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, ये भी प्रभावित होंगे। जो भी देश समुद्र में है या समुद्र के किनारे हैं वो सब प्रभावित हो जाएंगे। तो इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सिर्फ CO2 गैस जिम्मेदार नहीं है, और भी प्रदूषण वाली गैसें हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। जो एसी आप चलाते हैं ना, बहुत सुविधा लेते हैं, आप भौतिक युग में आकर के एसी चला लेते हैं, ठीक है, खूब आराम कीजिए, बढ़िया से रहिए, अच्छी बात है। लेकिन एसी के पीछे से जो आप दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, इस पर कभी आपने विचार किया है? एसी के पीछे से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आप दे रहे हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इधर पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं और उधर पैदा कर रहे हैं, दोनों चीज आप कर रहे हैं। जब दोनों करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, और इसके जिम्मेदार कौन है? मानव है। अब जिस देश का भी मानव यह ज्यादा करेगा तो पूरे वर्ल्ड के मानवों को प्रभावित, पूरे वर्ल्ड के मानव प्रभावित हो जाएंगे, पूरा विश्व प्रभावित होगा। करेगा कोई, भोगेगा कोई, ये पर्यावरण में। तो अब देखिए, जब आप प्रदूषण पैदा कर रहे हैं तो उतना ही आपको प्लांटेशन करना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। अगर पौधे नहीं लगाएंगे, पौधे लगाने से आपको लाभ क्या है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जब भोजन बनाते हैं तो CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस समझ जाइए कि वो पौधे क्या हैं, महादेव हैं। जब समुद्र से मंथन हुआ, विष निकला तो महादेव विष पी लिए। उसी तरह से जब वायुमंडल में आप CO2 विषैला गैस पैदा करेंगे तो प्लांट क्या करेगा, उसको पी लेता है और आपके लिए जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन देता है। इतने बड़े बताइए उपकार करने वाले प्लांट को हम काटते हैं अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। तो अब इसमें क्या है, अगर ग्लोबल वार्मिंग रोकना है तो प्लांटेशन करिए। अब ये नहीं कि पौधा लगा दिए दिखावे में, सरकारी स्कीम भी चलती है, पौधा लग जाता है दिखावे में, न उसका कोई देखभाल करता है, न उसमें कोई पानी डालता, पौधा फिर सूख जाता है, फिर अगले साल पौधरोपण का अभियान चलता है। तो फिर कागज में लंबे लंबे कागज में प्रोजेक्ट पूरे होते हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता है। आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी नागरिक हैं देश के, आप पौधा तो लगाइए। आपका जन्मदिन पड़ता है, शादी की सालगिरह होती है, कोई भी फंक्शन आए, उस पर एक दिमाग में बैठा लीजिए कि पौधा हम कहीं लगाएंगे। पौधा लगाने का और भी आसान तरीका है। पर्यावरण देखिए हित में आपको काम करना पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग रोकना पड़ेगा, ये सारे नागरिकों का कर्तव्य है। अब जैसे मैंने एक बड़ा अच्छा सिस्टम सोचा और उस पर काम भी मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए, आपको भी समझा रहे हैं। जैसे आप फल खाते हैं, जामुन खाए, आम खाए, बहुत से फल खाते हैं जिनके बीज से प्लांट तैयार हो जाता है। तो आप क्या करिए, उस बीज को सुखा कर रख लीजिए। कभी किसी यात्रा में जाइए, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, किसी भी यात्रा में जाइए, सड़क के किनारे तमाम जमीनें होती हैं सरकारी, उसी जमीनों में उस बीज को बिखर दीजिए। 100 बिखरेंगे, जरूर 10 पौधा तैयार हो जाएगा। तो ऐसे प्लांटेशन भी होगा और पर्यावरण हरा भरा भी रहेगा, और ना उसमें कोई लागत आनी है, ना कोई पैसा लगना है, लेकिन आप एक प्रकृति में एक नया चीज दे रहे हैं, और यह चीज देने से आपका ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण रुकेगा। थैंक यू।